किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। मौसम की सटीक जानकारी हेतु तैयार किया जा रहा है डाटाबेस। देश में गेहूं की बुआई का रकबा 7.5 लाख हेक्टेयर के पार। 60 लाख टन चीनी निर्यात को मंजूरी। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने हेतु केंद्र सरकार विकसित देशों से लेगी मदद और देश में जीएम सरसों की खेती को मंजूरी। अब कृषि समाचार विस्तार से। देश के किसी भी कोने में बैठे किसान, पर्यटक व उद्यमी जल प्रबंधन और मौसम से जुड़ी जानकारी एक क्लिक पर ले सकेंगे। जल शक्ति मंत्रालय एक देश एक डेटाबेस तैयार कर रहा है। मौसम के रियल टाइम आंकड़े मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। इसके लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना को 8 साल के लिए लागू कर दिया है। इसमें केंद्र व राज्य की 48 संस्थाएं शामिल की गई हैं। ये डाटाबेस तैयार होने से मौसम संबंधी सटीक जानकारी मिलेगी। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई का रकबा 5 गुना बढ़कर 7.5 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इसी अवधि तक केवल 1.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही गेहूं की बुआई हो पाई थी। सरसों की बुआई का रकबा 6 लाख हेक्टेयर के करीब पहुंच चुका है। इसी तरह दलहन की बुआई का रकबा भी 29 लाख हेक्टेयर को पार कर गया है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि तक 73.13 लाख हेक्टेयर था। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चामकोटा गांव, जहां रहने वाले 60 परिवारों को पेयजल से लेकर सिंचाई तक के लिए जल की आपूर्ति प्राकृतिक जल स्रोतों से होती है। कल के लिए जल की महत्ता को समझते हुए इस गांव के ग्रामीणों ने बीते 2 माह में 3500 छोटे तालाब बना डाले हैं, जिसका परिणाम ये रहा कि सभी जलकुंड इस वर्षा काल में पानी से लबालब हो गए। जल संकट से निपटने के लिए सामूहिकता के भाव से भरा ये प्रयास अन्य लोगों के लिए एक सशक्त उदाहरण बनकर सामने आया है। केंद्र सरकार ने बीते दिनों विपणन वर्ष 2022-23 में 31 मई 2023 तक कोटा के आधार पर 60 लाख टन चीनी निर्यात को मंजूरी दे दी है। खाद्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार चीनी मिलें स्वयं या निर्यातक के माध्यम से निर्धारित चीनी का निर्यात कर सकती हैं। साथ ही अन्य मिलों के साथ घरेलू बिक्री के कोटे की अदला बदली कर सकती हैं। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक विपणन वर्ष 2022-23 में देश में 3.65 करोड़ टन चीनी के उत्पादन का अनुमान है। विपणन वर्ष 2021-22 में देश में 3.58 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हुआ था। हाल ही में देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों की खेती को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जांच के बाद दावा किया जा रहा है कि जीएम सरसों कई स्थानीय प्रजातियों की तुलना में 30% तक अधिक उपज दे सकती है। इसे भारत की पहली ट्रांसजेनिक फसल कहा जा सकता है। ये सरसों की ही एक किस्म मस्टर्ड हाइब्रिड 11 है, जिसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी और यहीं के साउथ दिल्ली कैंपस स्थित सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स द्वारा विकसित किया गया है। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इस किस्म की फसल को पर्यावरण की दृष्टि से भी बेहतर बताया गया है। किसान भाइयों और बहनों, आइए रुख करते हैं प्रदेश की मंडियों की ओर और जानते हैं आज के ताजा मंडी भाव। सबसे पहले गेहूं की बात करें तो गेहूं का भाव आगरा में 2450 रुपए प्रति क्विंटल, औरैया में 2450 रुपए, बाराबंकी में 2340 रुपए और गोंडा में 2360 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। चावल का भाव आगरा में 2950 रुपए प्रति क्विंटल, औरैया में 2500 रुपए, बाराबंकी में 2620 रुपए और गोंडा में 2570 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा।
आलू का भाव आगरा में 1,680 रुपए प्रति क्विंटल, औरैया में 1,830 रुपए, बाराबंकी में 1,800 रुपए और गोंडा में 1,590 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। प्याज का भाव आगरा में 1,580 रुपए प्रति क्विंटल, औरैया में 1,710 रुपए, बाराबंकी में 1,740 रुपए और गोंडा में 1,870 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। टमाटर का भाव आगरा में 2,550 रुपए प्रति क्विंटल, औरैया में 2,050 रुपए, बाराबंकी में 2,970 रुपए और गोंडा में 3,000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। मौसम समाचारों के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक आप जानकारी लें किसान उत्पादन संगठन के विषय पर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region has helped entrepreneurs from procurement to processing and packaging to marketing, increasing their organic business. Iskimasikim makadagi food processing unit ama handosaba ngamjare mioi 8 ama soina thapabiba ngamjare. We procure organic ginger, turmeric, Naga King chili from FPOs. This infrastructure has facilitated the transformation of black aromatic rice to cupcakes and turmeric and ginger to powder and flakes. Packaging, branding and marketing initiatives have enhanced income. Come, join the organic entrepreneurial movement that has added a smile to every face. Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region. Crops Pure, empowered entrepreneur. मेरे साथ बोलो ए बी बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। नमस्कार कृषि उत्पादकों व दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, किसी भी देश की असली ताकत है उस देश के किसान और उसके जवान, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने एक समर्पित कदम उठाया है किसान उत्पादन संगठन का गठन करके। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रवि SC जी। आप कृषि अर्थशास्त्री हैं, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले बताइए कि किसान उत्पादन संगठन है क्या? सभी किसान भाई और बहन को मेरा नमस्कार। किसान उत्पादन संगठन जो है किसानों के द्वारा गठित हुआ एक उत्पादन का संघ होता है, उसको हम किसान उत्पादन संगठन बोलते हैं। जो इस किसान उत्पादन संगठन होता है, इसका मूल्य प्रकार का जो इम्पोर्टेंस होता है वो किसान का आय का वृद्धि करने के लिए होता है, और इसका शेयर होल्डर्स यानी शेयरधारक जो होते हैं वो किसान ही होते हैं, और जो भी मुनाफा होते हैं वो आपस में जो शेयर के हिसाब से उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये संगठन जो है किसान उत्पादन संगठन, इसे कैसे बनाया जाए? हमारे किसान भाई इसको कैसे समझें? मैम, किसान उत्पादन संगठन, उत्पादक संगठन को जो है कोई भी बना सकता है। कोई एक सामान्य व्यक्ति
या कोई एनजीओ हो या कोई कॉरपोरेट बैंक हो या कोई सहकारी संघ हो या कोई कमोडिटी बोर्ड हो, जो भी है वो POP यानी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजिंग प्रमोटिंग इंस्टीट्यूट जो नाबार्ड के अंतर्गत बनाते हैं, वो बनाकर जो है इस किसान उत्पादक संघ को बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे कदम होते हैं। पहला चरण पे हम या पहले स्तंभ पे हम ये देख सकते हैं कि पहला हम एक क्लस्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। क्लस्टर ऐसा हो सकता है कि एक वाटरशेड का क्लस्टर हो सकता है, या आम का एक क्लस्टर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या कोई दान का एक क्लस्टर वो आइडेंटिफाई हो सकता है, या कोई सब्जी का एक क्लस्टर हो सकता है, या कोई फल का एक या कोई फूल का एक क्लस्टर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या इस क्लस्टर को हम पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए। क्लस्टर का आइडेंटिफाई करने के बाद जो किसान रहते हैं उनका अभी मतलब क्या स्थिति है, उन लोगों का जो प्रोड्यूस है वो कैसा बाजार तक जा रहा है और उसमें क्या क्या दिक्कतें मतलब किसान को आ रही है, और ये सब जो है हम लोग पहले विश्लेषण करना है। और मूल्य श्रृंखला जो होते हैं मतलब वैल्यू चेन जिसको हम बोला जाता है, उसका भी हम विश्लेषण करना है। और जो भी दिक्कतें हैं उसको पार करने के लिए क्या हम इंटरवेंशंस दे सकते हैं, इसका भी एक नोट हम लोगों को तैयार करना पड़ता है। ये सब होने के बाद जो है हम पहले किसान जो होते हैं उनको जागरूक करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत आसान से किसान लोग मानते हैं। जो किसान को जागरूकता करना और उनको जो है एक उत्पादक संघ में लाना जो है बहुत ही कठिन काम है, जिसके लिए हम लोग बहुत प्रयास करना पड़ता है। और जो किसान उत्पादन संगठन बनाने से क्या फायदा है, उसको कैसा बनाना है, क्या क्या आ सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, उन सब के बारे में हम किसानों को बहुत मतलब मेटिकुलसली बताना है, तभी ये हो पाएगा। जब हम किसानों को मोटिवेट करके उन लोगों को एक उत्पादक संगठन बनाने के लिए वो मतलब निर्णय लेते हैं सब किसान मिलके, तो हम इसका पंजीकरण करना चाहता है। पंजीकरण जो होते हैं उसी को हम मान्यता मानते हैं, मतलब सरकार, और जो भी सुविधाएं होता है वो पंजीकृत संस्था को ही मिलता है। उसके बाद में जो भी हम उद्देश्य रख के इस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या किसान उत्पादक संगठन को बनाया गया है, उस सब कार्यों को हम सफल करने के प्रयास पे काम करना है। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि किसान उत्पादन संगठन की हम एक बात कर रहे हैं, तो संगठन में कितने व्यक्तियों का एक संगठन होता है? मैम, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब हम पहली बार किसान उत्पादक संगठन का पंजीकरण कराना चाह रहे हैं तो तब हम लोगों को केवल 10 किसानों का जरूरत पड़ता है। और एक किसान उत्पादक संगठन में कम से कम हम बोलते हैं कि 100 फार्मर्स होना चाहिए शुरू में, और मैक्सिमम जो है 1000 फार्मर्स तक होना चाहिए। तो ये शहरी अगर क्षेत्र में अगर हम बागवानी कर रहे हैं और वहां पे हम संगठन की हमें जरूरत होती है, तो वहां पे भी 100 फार्मर्स की जरूरत है या फिर ये गांव की एरिया की बात है? मैम, मान लीजिए कि हम शहर में भी अगर हम लोगों को किसान मिल रहा है तो हम इसको किसान उत्पादन संगठन को शहर में भी कर सकते हैं या ग्रामीण प्रदेश में भी कर सकते हैं। ज्यादातर हम लोग जो करते हैं वो ग्रामीण प्रदेश के लिए करते हैं जी। और पहले जब मैंने बताया कि हम लोग अगर पंजीकरण करना है तो 10 किसानों का आवश्यकता है, बस मिनिमम 10, और उसके बाद अधिक से अधिक 100 से 300 400। ओके। डॉक्टर साहब, जैसे संगठन बनाने में हमें कुछ दस्तावेज भी चाहिए होते होंगे जी मैम, तो हमारे किसान भाई इसको कहाँ से उपलब्ध उनको कराया जाए, वो किन किन दस्तावेजों की उन्हें जरूरत होगी? मैम, किसान अगर पहले किसान संगठन बनाना चाहेंगे तो क्या करना है, जैसे ही मैंने बताया कि किसान को हम जागरूकता देना है, जागरूकता देने के बाद वो निर्णय लेंगे कि हाँ हम एक किसान उत्पादन संगठन का गठित करेंगे। तो उसके बाद हम क्या करना है, एक जनरल बॉडी मीटिंग करना है। उस जो जनरल बॉडी का बैठक होता है उसमें हम हमारा उद्देश्य क्या है और कंपनी का नाम क्या होना चाहिए और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। इन दोनों को जो है हम लोग उस मीटिंग पे या बैठक पे अनुमोदन लेना पड़ता है। और जो होता है, जो मैंने पहले आपको बताया कि 10
जो है निर्देशक मंडल का किसान होना चाहिए। मतलब जो भी किसान 10 हम चुनते हैं पहले, तो उनको जो है बोर्ड ऑफ मेंबर्स यानी निर्देशक मंडल में रखा जाता है जी। तो उस मीटिंग में ही या बैठक में ही हम लोग चुनाव करना है कि वो 10 लोग या 10 किसान कौन होगा करके। जैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये 10 रहेंगे, तो उसके बाद में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कराना पड़ेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये रहता है कि जो भी हमारा कंपनी है उनका सारा डिटेल्स उसमें रहता है, क्या नाम है, उसका कार्यवाहक मतलब कार्यालय कहाँ पे है और उसका उद्देश्य क्या है, ये सब जानकारी जो है उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रहता है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसमें कंपनी के नियम और प्रक्रिया कैसा होना चाहिए, निर्देशक मंडल का अधिकार क्या है, उनका अवधि कितना है और शेयर कितना देना है और कितना शेयर हम फार्मर्स को देना है, इन सब चीज के बारे में, और हमारा प्रमुख उद्देश्य क्या है, हम उसको कैसा रूपरेखा जो भी है उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा रहता है। जो पहली बैठक होता है उसमें हम बोर्ड ऑफ मेंबर्स को चुनौती करना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अनुमोदन लेना पड़ता है। जैसे ही हम उसका अनुमोदन लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं उनका डिजिटल सिग्नेचर या हस्ताक्षर लेना पड़ता है। इसके लिए हम लोग ऑनलाइन पोर्टल पे ही आवेदन करना पड़ता है, जाके आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से आप ये डिजिटल सिग्नेचर या डिजिटल हस्ताक्षर को अपना सकते हैं। सारे जो 10 रहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सबका हम लोगों को डिजिटल हस्ताक्षर चाहिए। और डिजिटल हस्ताक्षर लेने के बाद हम लोग एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर करके रहता है, उसको भी लेना है। उसको भी हम लोग क्या करना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट है उसी पे हम लोग ऑनलाइन में ही निवेदन करना है, तो हम लोगों को डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हम लोगों को मिल जाता है। तो पहले हम लोगों ने डिजिटल सिग्नेचर लिया और बाद में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लिया। और नेक्स्ट हमारा ये रहता है कि जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी का एक नाम रखना चाहिए। अगर कंपनी का नाम उपलब्धता है या नहीं करके हम लोग रजिस्टर ऑफ कंपनीज को एक फॉर्म नंबर 13 रहता है उसको देना पड़ता है। हम लोग उस फॉर्म के साथ 5 नाम देना है हमारा किसान उत्पादक संगठन का। अगर 5 नाम में कोई अगर यूज नहीं पहले नहीं रखा है तो हम लोगों को वो एक सर्टिफिकेट दे देगा कि हाँ आप इस नाम पर कंपनी को बना सकते हैं। तो अगर हम लोगों ने जो 5 नाम भी दिया है, अगर उनमें से कोई भी उपलब्धता नहीं है, किसी का भी उपलब्धता नहीं है, तो कंपनी वालों ने हम लोगों को एक चिट्ठी भेजेगा कि आप लोगों का जो नाम दिया है वो सब ऑलरेडी यूज्ड है, तो आप कोई अन्य नाम को रख लीजिए। तो उसके लिए कोई हम लोगों को दोबारा फीस पे करना नहीं पड़ता है। जो हम पहले 500 रुपए देते हैं उसी में ये भी हो जाएगा। अच्छा। तो उसके बाद हम लोगों को उनसे एक प्रमाण पत्र मिलता है कि आप इस नाम को रख सकते हैं। जैसे हम लोगों को ये प्रमाण पत्र मिलेगा, इस प्रमाण पत्र के साथ हम लोग कई सारे फॉर्म्स जो होता है उसको हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को जमा करना पड़ता है। इसमें होता है कि फॉर्म नंबर 1 है, फॉर्म नंबर 18 है, फॉर्म नंबर 32 है, फॉर्म नंबर 29 है। तो ये सब फॉर्म्स को जो है हम लोग रजिस्टर ऑफ कंपनीज को देना पड़ता है। किसान भाई ये जो फॉर्म्स मैंने बताया उसके ज्यादा चिंता ना करके इसके लिए हमारे पास एक चार्टेड अकाउंटेंट को हम लोग रखना चाहिए, और चार्टेड अकाउंटेंट जो है इन सारी चीज को आगे ले जाएगा। और जो है हम ये सारी चीज वो आगे ले जाने के लिए उनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ता है, ताकि वो हमारे बिहाफ से इस प्रोड्यूसर कंपनी या प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को पंजीकरण कर सके। और इसके साथ हम जो मैंने पहले बताया कि 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निर्देशक मंडल होना चाहिए, वो सारे 10 लोगों का डिजिटल सिग्नेचर तो हमने लिया ही है और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लिया है। उसके साथ उनका पान कार्ड, उनका आधार नंबर, उनका 2 फोटोग्राफ और फार्मर किसान का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। इसके लिए हम ग्राम पंचायत के सदस्य या मेंबर से भी इसको लेटर को मतलब प्रमाण पत्र को ले सकते हैं। ये प्रमाण पत्र तो बहुत आवश्यक है कि
जो किसान रहते हैं वही किसान उत्पादक संगठन को बना सकते हैं। और गैस कनेक्शन का बिल हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहता है हम लोग सारे 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल में जो रहता है उनका देना पड़ता है। और आगे का जो प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनको हमने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है वो देखभाल करते हैं। और जैसे कि हम लोग उनको मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ये सब सबमिट करते हैं, अगर रजिस्ट्रार को लगा कि हाँ सारे दस्तावेज जो है सही है, अगर उनको लगा कि सब सही है और सारे किसान मिलजुल के कर रहा है और इसका उद्देश्य भी ठीक है, तो लगभग 30 दिन के अंदर हम लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। और इससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो किसान उत्पादक संगठन है वो पंजीकृत हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से हमें क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत होगी। डॉक्टर साहब, कुछ पंजीकरण शुल्क भी है, उसके विषय में बताइए। मैम, पंजीकरण शुल्क मैं अलग अलग से नहीं बताऊंगा, यानी अगर हम डिजिटल सिग्नेचर लेना है तो लगभग 2000 तक खर्चा आएगा। अगर जो ये होता है कि नाम है, मतलब नाम की उपलब्धता के लिए 500 रुपए देना पड़ेगा और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। वैसे कि लगभग पूरा एक किसान उत्पादक संगठन को बनाने के लिए लगभग 40,000 का खर्चा आता है। अच्छा, तो ये पूरे एफपीओज जो हम मेंबर्स डिसाइड करते हैं 10 मेंबर्स, उन सबको मिला करके इसको देना पड़ता है? मैम, इसके लिए क्या है कि पहले मैंने बताया कि पीओपीए मतलब प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजिंग प्रमोटिंग इंस्टीट्यूट जो नाबार्ड के द्वारा बनाया जाता है, नाबार्ड ने लगभग 9 लाख तक मतलब सब्सिडी मतलब अमाउंट देते हैं इस पीओपीआई को, ताकि उस अमाउंट से हम लोग रजिस्ट्रेशन का शुल्क भर सकते हैं। और जो भी किसान मैंने बताया कि शेयर रहता है इसमें, तो मिनिमम शेयर्स जो है 10 शेयर्स लेना पड़ता है और एक शेयर का वैल्यू जो होता है वो 100 रुपए होता है। और मैक्सिमम हम लोग जो कहते हैं कि 20 शेयर एक किसान को हम दे सकते हैं। यानी हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अगर 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो 2000 हुआ तो 20,000 हो गया। उस 20,000 को भी हम इस पे यूज कर। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते मैम, धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज आपने जाना कि एकता में बल है, ये हम सभी को पता है। तो उसी एकता निहित बल का उपयोग करके हम कैसे अपनी आमदनी को दुगना कर सकते हैं, इस विषय पर आज हमने बातचीत की और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस जानकारी से अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। अब प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले सप्ताह प्रदेश का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते दिनों के मुकाबले अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान सामान्य दर्ज किए गए। वातावरण में अधिकतम आर्द्रता 95% तथा न्यूनतम 65% रही। वायु दिशा पूर्वी तथा गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 48 घंटों में अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के सामान्य बने रहने की संभावना है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। सुबह व शाम के समय कहीं कहीं हल्की धुंध छाई रहेगी। तो किसान भाई और बहनों, ये थे आज के मौसम समाचार की महत्वपूर्ण जानकारी। अगले अंक में फिर भेंट होगी, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। सब में जोत जोत है सोई, तिसते चानण सब में चानण होए। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।
1508 के करीब जब अयोध्या से होते हुए प्रयागराज से होते हुए